आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने दिन के चैन और रात की नींद को हराम करने वाले रिश्तेदारों के बारे में। अब देखो भैया, एक चीज है जो कि है फैक्ट, और वो ये है कि तुम कभी भी रिश्तेदारों को खुश नहीं रख सकते। मान लो कि तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं और तुमने 8-8 घंटे अपनी घिसवा के पबजी और भाभी जी वगैरह को छोड़ के अपने दिमाग को किसी तरह कंसंट्रेट करके बोर्ड्स के रिजल्ट में 90% अचीव किए। फिर तुम्हारी दूर की किसी मौसी का कॉल आ जाता है और वो बताती हैं कि अच्छा 90% ही आए। नहीं, मेरे बेटे के तो 98% आए हैं। अब जैसे ही वो बात मम्मी ने सुनी, जितनी भी खुशी थी मम्मी को लेके और जितना भी मम्मी को थोड़ा बहुत नाज था मेरे ऊपर कि मेरे बच्चे ने 90% स्कोर किए, सब खत्म, सब धरा का धरा रह जाता है। और फिर मम्मी के ताने शुरू। दिन भर पबजी खेलता रहता है, दिन भर सोया रहता है, दिन भर वीडियोस देखा करता है, पढ़ाई लिखाई इसने बिल्कुल त्याग दी है, इसकी मौसी के लड़के के 98% आए और ये सिर्फ 90% लाके बैठा है। फिर से सारे ताने शुरू। मतलब रिश्तेदारों से हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, और हमारी वजह से तो वो बिल्कुल खुश हो ही नहीं सकते। अब मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूँ, सिनेरियो बताता हूँ, जो कि था मेरी जिंदगी का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट। मैं अपने एक रिश्तेदार की शादी में था और अपनी 8वीं आइसक्रीम दबा रहा था, और एक अंकल 38 साल के मेरे सामने से आते हैं और मुझसे पूछते हैं, अरे बेटा तुम पहचाना, मुझे पहचाना? अब भाई मुझे पता नहीं कौन, तो मैंने बोला नहीं अंकल, नहीं पहचाना। उन्होंने बोला, अरे नहीं पहचाना? अरे ध्यान से देखो, मुझे नहीं पहचाना? अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई लग रहा था, बोल तो ऐसे रहे थे जैसे लग रहा था कि उनके यहाँ अमिताभ बच्चन साक्षात झाड़ू मारने आते हैं। तब मैंने भी सोचा इतना कॉन्फिडेंस से कोई बोल रहा है तो शायद जानता ही होगा, तो मैंने ध्यान से उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। अब भैया मैं वीक माइंड का आदमी, मुझे नहीं याद आया, तो मैंने पूछ लिया अंकल से, नहीं अंकल मुझे तो नहीं याद आया। तब अंकल ने एक ऐसी लानत फेंक के मारी ना मेरे ऊपर कि मुझे मानना ही पड़ गया। उन्होंने बोला, अरे याद करो बेटा, याद करो, जब तुम 5 साल के थे तुमने मेरी 40,000 की रोलेक्स की वॉच पे मुंह दिया था और उसे खराब कर दिया था, जिसका पैसा आज तक तुम्हारे पापा ने मुझे नहीं दिया। अब ये सुन के मेरा मुंह बंद। और अंकल तो भैया अलग ही स्वैग में, क्योंकि उनकी घड़ी मैंने खराब की थी तो गिल्टी मैं था। क्या करूं भाई, गिल्टी पर्सन की तरह मानना पड़ा। हाँ अंकल, हाँ हाँ याद आया मुझे, जबकि याद तो घंटा नहीं आया मुझे। अब इस बात से तुम्हें एक चीज पता चली होगी कि जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो बहुत बड़े शो ऑफ होते हैं। अगर उनके पास कोई महंगी चीज है, आपसे महंगी चीज है, और अगर आपने उसे खराब कर दिया या फिर नहीं भी किया, उनके पास है, तो वो शो ऑफ जरूर करेंगे। मान लो तुम्हारी मम्मी ने किसी तरह तुम्हारे पापा से लड़ झगड़ के 10-15 रातें पापा की खराब करके उन्हें परेशान करके अपने लिए 50,000 का सोने का सेट खरीदा। अब मम्मी ने खरीदा 50,000 का सेट, तो उनका थोड़ा तो मन करेगा ना कि वो किसी को दिखाएं और बताएं कि हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे 50,000 का गोल्ड का सेट लेके दिया। तो वो गई बुआ के पास, और मेरी बुआ, उन्होंने उन्हें बताया, अरे ये तो इनके सोनू के पापा कल कल नहीं परसों शायद गए थे वहाँ कैलिफोर्निया, और वहाँ से तो मेरे लिए 2 लाख का डायमंड का सेट लेके आए हैं। हाँ मतलब बहुत महंगा था, और बाकायदा दिखाया भी बुआ ने। अब मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से पता था कि ये 250-250 का सरोजनी नगर में मिलता है, लेकिन अब मम्मी क्या करें भैया, खानदान की इज्जत की बात, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। इससे ये प्रूफ होता है कि रिश्तेदारों को शो ऑफ करने की बहुत ही बुरी आदत हो। अब मैं बात करता हूँ अपनी दीदी की। अभी कुछ ही महीनों पहले 20 क्रॉस किया उन्होंने, मतलब 20 एज क्रॉस की, और उनको अब टिपिकल फैमिलीज में ना जितने भी रिश्तेदार हैं, मौसा मौसी, फूफा फूफी, नाना नानी, दादा दादी, सबके कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए कि बेटा तुम 22 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, तुमने अभी तक शादी नहीं की, शादी वादी करो, कितनी बड़ी हो गई हो। अब मेरी दीदी जो है वो है 2nd ईयर बीकॉम में, उनकी पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। वो प्रूफ करना चाहती हैं कुछ बड़े होके, मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना चाहती हैं, और उन्हें घुसा दिया शादियों के चक्कर। ये होते हैं रिश्तेदार की प्लानिंग, प्लॉटिंग। मतलब अपनी शादी अगर कर ली 20-22 में, तो दूसरे की भी 20-22 में ही करा के छोड़ेंगे। अब क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ज़्यादातर हम लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते थे। जब हम लोग वहाँ से वापस आते थे ना, तो हमारे मामा या फिर हमारी नानी में से कोई हमें कुछ पैसे देते थे। अब क्योंकि उस टाइम पे हम लोग छोटे थे, तो उस टाइम पे हम लोग को 50 रुपये भी ऐसे लगते थे जैसे 50 करोड़ दे दिए हों, तो काफ़ी खुश होते थे हम लोग। लेकिन जैसे ही मामा या नानी हाथ में पकड़ाने जा रहे हो पैसे, मम्मी इतने डरावनी नज़रों से घूर के हमें देखती थी और मन ही मन बोल रही होती थी कि नहीं, पैसे बिल्कुल नहीं लेने। अब हम भी एक अच्छे बच्चे और एक मैच्योर बच्चे की तरह बिहेव करते हुए मना कर देते थे, नहीं नहीं मामा पैसे की क्या जरूरत है वगैरह वगैरह, जबकि मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ता है ना कि नहीं नहीं बेटा रख लो, तुम्हारी टॉफी ऑफी खाने के लिए काम आ जाएंगे। उस टाइम पे जो मेरे अंदर मामा के लिए इज्जत बढ़ती थी ना, उसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन एक ट्विस्ट आना बाकी है। जैसे ही नानी के गेट के बाहर हमने कदम रखा,
वैसे ही वो सारे पैसे चले जाते थे MIB में, यानी मम्मीज इंटरनेशनल बैंक में। और ये एक ऐसा बैंक है ना जहाँ पे सिर्फ डिपॉजिट का ऑप्शन है, विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वहाँ पे विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं, हमें पैसे वापस नहीं मिलने वाले। ये एक बात हो गई कि कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए काफी कम बर्तन है हमारे यहाँ, और हमारे बर्तनों के बीच बर्तनों के शहंशाह महाराज धीराज कुछ बर्तन के सेट होते थे जो कि रखे रहते थे हमेशा अलमारी के एक ऐसे कोने में, जो कि तभी खुलता था और उस बर्तनों को तभी यूज किया जाता था जब हमारे यहाँ पे कोई मेहमान कोई रिश्तेदार आते थे। और वो बर्तन को अगर तुमने यूज किया कभी, अगर तुमने वो बर्तन यूज किए, तो फिर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चप्पल उड़ती हुई आती थी, वो पड़ती थी सड़क कान के पीछे, और फिर तुम्हारा गो गोवा गॉन। तो इसलिए वो बर्तन कभी भी हम लोग हिम्मत नहीं करते निकालने की। रिश्तेदारों को इतना ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था हमारे घर पे। अब जब भी रिश्तेदार आते थे तो हमें रिश्तेदारों से ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, हमें दिक्कत होती थी उनके बच्चों से। क्योंकि भैया बीइंग बच्चे, बीइंग छोटे किड्स, बीइंग टीनेजर्स, हम लोग को हमेशा अपने टॉयज की तरफ प्रोटेक्टिव रहना पड़ता था। और जब भी हमारे रिश्तेदारों के कोई बच्चे आते थे वो हमारे खिलौने से खेलना शुरू कर देते थे। अब भले उनके पास PS4 हो, मोबाइल गेम्स हो, सब कुछ हो खेलने के लिए, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट हमारे 200 रुपए वाले टक टक बोलने वाले खिलौने में ही था। अब भैया क्योंकि वो रिश्तेदार के बच्चे थे तो मम्मी हमें फोर्स कर रही थी कि दे दो, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहन है, खेल लेने दो, और हमें पीयर प्रेशर में देना पड़ता था। भले ही हमने उन्हें 1 मिनट के लिए दिया हो, 10 मिनट के लिए दिया हो या आधे घंटे के लिए दिया हो, जब हमें वो वापस मिलते तो उनकी परफेक्ट हालत में, परफेक्ट कंडीशन में कभी नहीं मिलते थे, हमेशा टूटे फूटे ही मिलते थे। अब क्योंकि हमें दिखाना था कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत संस्कारी बच्चे हैं, हम लोग अपने छोटे भाई बहनों को मार पीट नहीं सकते, इस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे, और स्पेशली क्योंकि वो रिश्तेदार के बच्चे थे। सो लास्टली मैं इतना ही बोलना चाहूंगा यार कि रिश्तेदार जो है ना वो बदलते मौसम की तरह होते हैं। उनका जो बिहेवियर होता है ना वो सेटल नहीं रहता, चेंज होता रहता है। सो कभी कभी तुम्हारे लिए रिश्तेदार बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, कभी कभी बहुत बुरे भी साबित हो सकते हैं। यू हैव टू डील विद इट। और अगर तुम उन कुछ 0.1% खुश नसीबों में से हो जिनके इनमें से कोई भी रिश्तेदार नहीं है, तो भैया तुम अभी जाके दौड़ के ना अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखवाओ, क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो यार, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल भी रिश्तेदारों के साथ मत करना, वरना फिर उसका जो सर्कमस्टांस होगा वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जा रहा हूँ, बाय। Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more.